हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों असिस्टेंट लाइनमैन की डेट भी आ चुकी है, एग्ज़ाम भी बिल्कुल नज़दीक है। तो इस टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस लेवल के क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, ठीक है, किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, पूरी जानकारी दोस्तों हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें 86 830 और 13 618। इस नंबर पे दोस्तों आप मैसेज करना है। इसके अंदर दोस्तों आपको ऑल ओवर पीडीएफ भेज दी जाएगी। उन पीडीएफ में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, किस किस टॉपिक पे दोस्तों आपको जो है फोकस करना है, किस किस लेवल के क्वेश्चन जो है ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, वो दोस्तों आपको बता दिए जाएंगे। और पीडीएफ भी आपके पास जो है वो भेज दी जाएगी। पीडीएफ का चार्ज दोस्तों पहले 350 था, लेकिन अब 250 कर दिया गया है, ठीक है। आपके लिए 250 चार्ज जो है वो रहेगा। ये पे करके स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको भेजना पड़ेगा। अगर हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो लगभग 10 से 11 वीडियो हमारी हो चुकी है। ये दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देख सकते हो। हरियाणा जीके की पीडीएफ आपको चाहिए तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो है जो ग्रुप है, लाइनमैन का पेड ग्रुप है, उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप जो हरियाणा जीके की है, हरियाणा करंट अफेयर की है, वो दोस्तों आप ले सकते हो, ठीक है। तो जितना जल्दी हो दोस्तों मैसेज करें, सारे के सारे पीडीएफ जो है ये निकलवा लें। और जितना जल्दी हो सके, ये जो 100-200 रुपये आपके लग रहे हैं ना, ये हो सकता है बहुत काम में आ जाएं आपके, ठीक है। पूरी लाइफ सेट हो सकती है इन पैसों से, अगर आप अच्छे से इन पीडीएफ को कवर कर लेते हो तो। आज हम दोस्तों करेंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। पूरा ट्रांसफार्मर दोस्तों डिटेल से हम कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग वीडियो का चार्ज ले रहे हैं, हमारी वीडियो का कोई चार्ज नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वीडियो दी जा रही है। 10 से 11 वीडियो के अंदर लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, वो जरूर देख लें, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए जल्द से जल्द उस नंबर पर दिए हुए मैसेज करें। ये वीडियो दोस्तों पूरा आप जरूर देखें। तो बिना टाइम बर्बाद किए दोस्तों शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो एग्जाम में ट्रांसफार्मर के पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके वर्किंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड हम सारे के सारे इनके पार्ट कवर कर लेंगे। फिर इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो दोस्तों हम कवर करेंगे, ताकि एक बार पढ़ लिए तो फिर एमसीक्यू का हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आसानी के साथ हमारा सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी पीडीएफ अगर आपने अभी तक कोई भी पीडीएफ नहीं ली है तो वो जरूर ले लें। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी पीडीएफ हमने अलग से बना दी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर टैंक की। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, ठीक है, जो अपने अंदर वाइंडिंग, ये वाइंडिंग होती है दोस्तों, ये कोर होती है, ठीक है। ये इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। ऑयल दोस्तों कहा जाता है खनिज तेल को, ठीक है। इसके अंदर खनिज तेल भरा होता है। तो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ये सारी चीज़ दोस्तों रुकी होती है। इसी टैंक के अंदर दोस्तों ये कूलिंग पाइप रुकी हुई है, ठीक है। कूलिंग पाइप का मेन वर्किंग सिस्टम क्या होता है, जैसे जैसे ट्रांसफार्मर तेल गर्म होता है ना, तो ये ऊपर उठता रहता है। तो ये ऊपर उठता रहता है, तो ऊपर उठा हुआ ट्रांसफार्मर का तेल इन पाइपों के थ्रू जो है नीचे की तरफ जाता है, और ठंडा होने के बाद नीचे ट्रांसफार्मर टैंक में चला जाता है, ठीक है। नीचे नीचे की तरफ, नीचे तली की तरफ जो है ठंडा होकर तेल नीचे चला जाता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ गर्म होगी ना तो वो ऊपर उठेगी। तो ट्रांसफार्मर का ऑयल का लेवल जो है जब गर्म होता है तो ये ऊपर उठता है, फिर ऊपर से होते हुए इन पाइपों में डल जाता है, और इन पाइपों में ठंडा होकर नीचे फिर चला जाता है। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ट्यूब का क्या काम होता है, ऑयल को ठंडा करना। क्या करना, ऑयल को ठंडा करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की। ये जो ट्रांसफार्मर दोस्तों है, ये सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है हमारा। कौन सा है, सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर। इसकी दोस्तों ये प्राइमरी वाइंडिंग के बुश दिए हुए हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग है ना, इनसे रिलेटेड जो भी इनके तार निकलते हैं वो दोस्तों यहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सप्लाई इनको देंगे और इनसे हम लेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग से हमेशा सप्लाई लेते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में दोस्तों हम सप्लाई लेते हैं। ट्रांसफार्मर दोस्तों वैसे कहा जाए कि किसे कहते हैं, जो बिना फ्रीक्वेंसी को बदले वोल्टेज को अप और डाउन करे। बिना फ्रीक्वेंसी को बदले वोल्टेज को अप और डाउन करे, उसको दोस्तों हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अब दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जैसे ये दो कॉइल है, ठीक है। ये दो कॉइल पास पास में रखी हुई है, ठीक है। जब इस कॉइल को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का मोटा मोटा सिद्धांत है। आपको डिटेल से समझोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको ही म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स चल रहा है ना, ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है, और इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर दोस्तों ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो उसके अंदर वोल्टेज पैदा हो जाते हैं, जो हम सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू लोड के साथ जोड़ देते हैं। ये हमारा हो जाता है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, यानी दोस्तों ट्रांसफार्मर का कार्य करने का सिद्धांत।
उसके बाद दोस्तों हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग को दोस्तों लोड के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग के साथ साइड जो है सप्लाई दी जाती है। अगर दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्ने हैं ना, ये जैसे प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें कम टर्ने हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्ने हैं, तो ये दोस्तों हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न है, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न है और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न है, तो ये हमारा हो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या हो जाता है? स्टेप डाउन। तो इसके अंदर और क्या क्या पार्ट है, ये ट्रांसफार्मर टैक हो जाता है, ये दोस्तों कोर हो जाता है। कोर पर वाइंडिंग की जाती है। कोर को आपस में स्टैम्प करके, बहुत सारी कोर की पत्तियां होती है, उनको आपस में स्टैम्प करके इनके ऊपर जो है वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। ये वाइंडिंग की जाती है जैसे इस पर की कर रखी है। उसके बाद कूलिंग ट्यूब का हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर का ऑयल जो गर्म होता है तो ये गर्म होकर इन पाइपों में डलता है और ठंडा होकर नीचे की तरफ चला जाता है। उसके बाद दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी बुशिंग हम पढ़ चुके हैं। ये दोस्तों एक्सप्लोजन वेंट लगा हुआ है। इस एक्सप्लोजन वेंट का कार्य क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं या छोटी मोटी गैस बनती है, ठीक है, जब कोई भी ऑयल गर्म होता है तो ऊपर उठता है, तो यहाँ पे दोस्तों एक गैस टाइप बन जाती है, तो उसको जल्दी से बाहर निकालने के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है, ठीक है। ये पाइप होती है, ये ऊपर से ऐसे मुड़ी होती है, देखो दोस्तों इसके ऊपर से ऐसे मुड़ी होती है ये नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ क्यों मुड़ी होती है, क्योंकि दोस्तों जब बरसात का मौसम होता है तो ये नीचे की तरफ मुड़ी ना होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो इसके अंदर कचरा या पानी या कुछ भी जा सकता है, ठीक है। और पानी का और ट्रांसफार्मर ऑयल का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में पानी चला गया तो यूँ समझ लो वो खत्म है तेल, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है ताकि इसके अंदर जो है पानी ना जाए अंदर, या कोई भी जो है जो हमारा एक्स्ट्रा कचरा है उसके अंदर ना जाए, इसलिए दोस्तों इसको मोड़ दिया जाता है। ये होता है एक्सप्लोजन वेंट। छोटे मोटे ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट होते रहते हैं, उनसे जो गैस बनती है उनको जल्दी से बाहर निकालने के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगाई जाती है। सेकेंडरी बुशिंग है दोस्तों ये, ठीक है, जहाँ जिसको लोड के साथ जोड़ा जाता है, सेकेंडरी बुशिंग या सेकेंडरी टर्मिनल। ये टर्मिनल दोस्तों पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। किसके अंदर, किसके बनाए जाते हैं? पोर्सलिन के। पोर्सलिन क्या होता है, एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर जैसे बेकेलाइट है, किटकैट फ्यूज के अंदर यूज करते हैं, या दोस्तों पोर्सलिन है, या दोस्तों चीनी मिट्टी है, ठीक है। ये बहुत सारे, जैसे VIR है, VIR की फुल फॉर्म क्या होती है? वेल्कनाइज्ड इंडियन रबड़। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, ये इंसुलेशन की तरह इनको यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ब्रीदर होता है। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरी होती है, और ब्रीदर जो पार्ट होता है वो दोस्तों ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर ड्रम से जुड़ा होता है। ये कौन सा पार्ट है ट्रांसफार्मर का? कंजर्वेटर ड्रम। ये लगभग दोस्तों आधा तेल से भरा होता है। कितना? आधा तेल से भरा होता है। इसको दोस्तों किसके साथ जोड़ा जाता है? इसको जो दोस्तों जोड़ा जाता है ट्रांसफार्मर टैंक के साथ। बस ट्रांसफार्मर के जो मेन पार्ट है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वो सिर्फ इतने ही हैं, ठीक है, इतने ही हैं। ट्रांसफार्मर हमारा कंजर्वेटर ड्रम है, बेकोल्स रिले है और ब्रीथर है। इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1, 2 और ये तीसरा पार्ट। इन तीनों पार्टों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन 3 पार्टों के ऊपर ही हम दोस्तों ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले ब्रीदर पढ़ लेते हैं। ब्रीदर दोस्तों जुड़ा होता है कंजर्वेटर ड्रम के साथ। इसके अंदर दोस्तों सिलिका जेल भरी होती है, ठीक है। शुष्क सिलिका जेल का रंग क्या होता है? नीला होता है। शुष्क सिलिका जेल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नीले से रिलेटेड या दोस्तों गुलाबी सफ़ेद से रिलेटेड इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो आगे इसी वीडियो में आएंगे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ क्यों जुड़ी हुई है, इसका मेन पर्पज़ क्या है? तो दोस्तों जब ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल जब गर्म होता है या दोस्तों इसमें नमी आ जाती है, तो ये ऊपर उठकर कंजर्वेटर ड्रम में चला जाता है, ठीक है। इस कंजर्वेटर ड्रम के थ्रू ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? सिलिका जेल के साथ, यानी ब्रीदर के साथ। तो ब्रीदर के अंदर जो सिलिका जेल भरी हुई होती है ना, उसका काम क्या होता है? जो इसके अंदर सिलिका जेल भरी होती है उनका मेन काम क्या है? ट्रांसफार्मर के ऑयल में आई हुई नमी को सोखना और प्योर तेल ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर ड्रम में भेजना, ठीक है। इसका काम ये होता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर सिलिका जेल जो भरी हुई है, ये ट्रांसफार्मर में के ऑयल में आई हुई नमी को सोखने का काम करती है, ठीक है। नमी को सोखकर प्योर तेल जो है वो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो है रखती है। यहीं से दोस्तों ये काम करती है। जब ट्रांसफार्मर जैसे गर्मी के मौसम में ज़्यादा फॉल्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल गर्म हो जाता है, वोल्टेज रिले आ जाती है, और भी बहुत प्रकार की रिले होती है जो आ जाती है। ये बेकोल्स रिले है दोस्तों, ये बेकोल्स रिले है।
ये गैस आधारित रिले है, ठीक है, गैस से ऑपरेटेड होती है। क्योंकि जब दोस्तों ये ऑयल लेवल छोटा मोटा इसमें फॉल्ट होता है या तेल गर्म होता है तो इसमें इसके अंदर गैस बनती रहती है। ये गैस और तेल जब इस बेकोल्स रिले में से गुजरते हैं तो इसके अंदर दो प्रकार के स्विच लगे होते हैं, दो प्रकार के थर्मल स्विच होते हैं। एक तो होता है दोस्तों ट्रिप सर्किट का स्विच, ठीक है, ट्रिप सर्किट का स्विच होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो अलार्म का स्विच होता है, वो अलार्म ऑपरेट करता है। दो प्रकार के थर्मल स्विच दोस्तों बेकोल्स रिले के अंदर लगे होते हैं। एक स्विच काम करता है ट्रिप का, दूसरा स्विच काम करता है हमारा हमारा जो अलार्म जो है देता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के स्विच इसमें लगे होते हैं। ये गैस ऑपरेटेड जो है बेकोल्स रिले होती है। जब इसके अंदर गैस जाती है तो इसके अंदर एक वाल्व लगा होता है, वो वाल्व ऊपर उठकर थर्मल स्विच को ऑन कर देता है, ठीक है, जिससे हमारा सर्किट जो है वो ट्रिप हो जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक हुटर बजता है, एक अलार्म बजता है, जिसमें बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ चुका है, इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं वो सही करके इसको दोबारा चालू किया जाए। उसके बाद दोस्तों ये कंजर्वेटर ड्रम है जो लगभग आधा तेल से भरा होता है, ठीक है। ये आधा तेल भरने का मकसद ये होता है कि जब ट्रांसफार्मर गर्मियों के मौसम में जब तेल फैलता है तो इस कंजर्वेटर ड्रम में आ जाए, ठीक है। अगर ये कंजर्वेटर ड्रम पूरा होगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसलिए इसको आधा भरा जाता है। जब तेल दोस्तों सर्दी के मौसम में सिकुड़ता है तो ट्रांसफार्मर का इसमें तेल जो है वापस आ जाता है। तो ये इसका मेनली सा वर्किंग सिस्टम होता है, ठीक है। देखा होगा ट्रांसफार्मर के जो मौसम होता है हमारा सर्दी का, तो उसमें उल्टी सी रिले आ जाती है, जिसका ये संकेत होता है कि ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर ड्रम में आपको तेल डालना पड़ेगा, उसमें तेल की कमी है। ये दोस्तों टेम्परेचर गेज होता है। टेम्परेचर गेज दोस्तों जो हमारे पावर हाउस के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उसमें यहाँ लगे होते हैं टेम्परेचर गेज, ठीक है, इसके बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो उसके अंदर एक तो वाइंडिंग का टेम्परेचर दिखाता है और एक दोस्तों जो दिखाता है वो दिखाता है हमारा ऑयल का। दो प्रकार के टेम्परेचर गेज दोस्तों लगे होते हैं, एक वाइंडिंग का होता है और एक ऑयल का होता है। तो दो प्रकार के टेम्परेचर जो है हम ट्रांसफार्मर के नोट करते हैं। ये हो जाता है हमारा टेम्परेचर गेज। जो ये छोटा सा पार्ट लगा हुआ है ना दोस्तों यहाँ पे, इसको ड्रेन कोक बोलते हैं, टैंक आउटलेट या ड्रेन कोक। इसका काम दोस्तों क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर टैंक के अंदर ऑयल डालना और ऑयल निकालना। ये एक दोस्तों यहाँ पे ऊपर लगा होता है, एक नीचे लगा होता है। इससे ट्रांसफार्मर के अंदर तेल डाला जाता है, इससे निकाला जाता है। इनको ड्रेन कोक या टैंक आउटलेट बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा मोटा मोटा ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर क्या क्या लगा होता है, क्या क्या पार्ट का क्या क्या काम होता है, हमने थोड़ा डिटेल से देख लिया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों व्हील लगे होते हैं ट्रांसफार्मर के, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर को एक जगह से दूसरी जगह, जो 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जो 500 kVA के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर दोस्तों ये यूज़ किया जाता है। ये जो बेकॉल्स रिले होती है ना, ये सेंसिटिव बहुत अच्छे तरीके पे काम करने वाली होती है ना। वो 500 MVA के जो ट्रांसफार्मर KVA के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे ऊपर के अंदर ये बेकॉल सीरीज ये प्योर जो A1 क्लास की होती है ना, वो इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटर ड्रम, ब्रीदर, बेकॉल्स रिले, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, एक्सप्लोजन वेंट, ट्रांसफार्मर ट्यूब, ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है, ये सभी के सभी पार्ट दोस्तों हमने आसान भाषा में, ठीक है, अगर लंबा इसको टॉपिक को करें तो 2-3 घंटे में ही समझने में इसको लग जाएंगे। तो इतना टाइम हमारे लिए बचा नहीं है, एग्जाम टाइम बिल्कुल दोस्तों सर पे है। तो अब दोस्तों हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर किस पार्ट का क्या काम होता है। तो MCQ टाइप भी क्वेश्चन होंगे और उसमें दोस्तों हमारे 1 लाइनर भी क्वेश्चन होंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए दोस्तों हम वो क्वेश्चन जितना जल्दी हो कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन दोस्तों है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों AC को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। हिंदी में दिया जाए तो प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट ना ऐसे होके चलता है, ठीक है, ऊपर नीचे होके चलता है। इसलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी सप्लाई की जरूरत होती है, जो छंद प्रतिछंद अपने मान में परिवर्तन करके चले, ठीक है, तो उसको कहते हैं AC सप्लाई। और AC सप्लाई पर दोस्तों ट्रांसफार्मर काम करता है। DC सप्लाई के साथ अगर ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, क्योंकि DC होता है दोस्तों डायरेक्ट करंट, वो दोस्तों अपने मान में परिवर्तन करके नहीं चलता, ठीक है। इसलिए इसको अगर हम ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ेंगे तो ट्रांसफार्मर हमारा जल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर। इंग्लिश में बात करें तो उसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में दोस्तों परिणामित्र कहा जाता है, परिणामित्र, ठीक है। अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये परिणामित्र तो पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है। जैसे कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं, ट्रांसफार्मर को परिणामित्र कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे DC करंट को दिष्ट धारा कहते हैं। हिंदी में भी दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी में नॉलेज नहीं है तो दिक्कत है। वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होता है। तो दो प्रकार के वोल्टेज के आधार पर दोस्तों ट्रांसफार्मर
होते हैं। एक होता है दोस्तों स्टेप अप। स्टेप अप के अंदर दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी, स्टेप डाउन में दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर संख्या ज़्यादा होगी। तो ये होता है हमारा दोस्तों वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। तो कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में कह बदल रहे हैं तो सिंपल सी बात है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोड किसका बना होता है। तो ये सिलिकॉन स्टील की दोस्तों छोटी छोटी पत्तियों को आपस में स्टैम्प करके बनाया जाता है। जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती है ना, आई टाइप की, एल टाइप की, ई टाइप की, उनको आपस में स्टैम्प करके बनाया जाता है। ठीक है, सभी पत्तियों को आपस में जोड़ के ट्रांसफार्मर को तैयार किया जाता है। ये जोड़ा क्यों जाता है, ट्रांसफार्मर को आपस में पत्तियों को आपस में जोड़ा क्यों क्यों जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके बीच में इंसुलेशन लगा के या वार्निश लगा के या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसुलेटर के रूप में कार्य करती हैं, उनसे इनको जोड़ा जाता है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर टैंक की जो पत्तियाँ होती हैं, सॉरी ट्रांसफार्मर कोर की जो पत्तियाँ होती हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। एडी करंट का दोस्तों मेन पर्पज होता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इनको आपस में जोड़ा जाता है। सामान्यतः ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी दोस्तों 95 से 98% तक होती है। अलग अलग बुक में दोस्तों कई बार अलग अलग दी जाती है, कई बार 98 दे देते हैं, कई बार 95 दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के अति तापन का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, अति तापन का मतलब दोस्तों ओवरहीट का एक ही कारण हो सकता है, ओवरलोड। अब जब ट्रांसफार्मर के उसकी क्षमता के अलावा उस पर और ज़्यादा अधिक लोड हम डालेंगे, जितनी उसकी मान लो 5 kVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उस पर हमने 6 kVA का लोड डाल दिया तो वो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, और वो ओवरहीट हो जाएगा। ओवरहीट का मतलब होता है ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ जाना। ठीक है, तो ये जब होगा तो कौन सी रिले काम करेगी, बेकोल्स रिले काम करेगी। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे। निम्न में से कौन सा ओवरलोड रिले होती है दोस्तों, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर के अंदर ओवरलोड रिले होती है। ठीक है, जिसको OL ओवरलोड रिले, OLR जिसको बोलते हैं, ये ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, कोई फीडर के अंदर हैवी फॉल्ट आता है ना, तो ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है और ओवरलोड रिले ऑपरेट हो जाती है। इसके साथ दोस्तों एक मास्टर रिले होती है, वो तो हमेशा ऑपरेट होती है। मास्टर रिले तो किसी भी प्रकार की रिले आए ट्रांसफार्मर के अंदर, मास्टर रिले सबसे पहले ऑपरेट होती है। ठीक है, तो ओवरलोड रिले तब ऑपरेट होती है, या ओवर करंट रिले बोल देते हैं उसको, ओवर करंट रिले, OCR बोल देते हैं। ठीक है, ये कब ऑपरेट होती है, जब कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाता है ना फीडर के अंदर, तब ये ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि करंट बहुत ही मात्रा में, अधिक मात्रा में बहता है। ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग है, अभी हमने पढ़ा था, बेंडिंग, कोर, टर्मिनल। ये सब बेंडिंग नहीं है, वाइंडिंग लिखा हुआ है, बेंडिंग नहीं है, ये वाइंडिंग है, कोर है, टर्मिनल है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर के सभी भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में निम्न किस पर की जाती है। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो कोर लगी हुई दोस्तों उस पर की जाती है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस पर की जाती है, तो कोर पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी हुई वाइंडिंग कौन सी होती है। तो सेकेंडरी होगी ना, लोड से जुड़ी हुई वाइंडिंग कौन सी होगी, जिस वाइंडिंग को लोड के साथ जोड़ा जाता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। जिसको सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, इनपुट सप्लाई दी जाती है, उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर के पार्ट पढ़ रहे थे तो ये लाइन आपको मैंने बताई भी थी। ट्रांसफार्मर की सप्लाई जुड़ी होती है, उस वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोस्तों हमारा म्यूचुअल का इंडक्शन सिद्धांत इसको हम कह सकते हैं। कई बार दोस्तों ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन दे देते हैं। ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है ना, ये नहीं दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, ये दिया जाएगा डीसी मोटर और जनरेटर के केस में। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत डीसी जनरेटर का सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर ब्रीदर का क्या कार्य है, तो वायु की नमी कम करना। वायु की नमी दोस्तों, या दोस्तों तेल के अंदर आई नमी, इन दोनों ही जो है प्रकार का काम ट्रांसफार्मर के ब्रीदर का होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना इसका काम नहीं है, क्योंकि ये काम तेल का है। वोल्टेज नियंत्रित करना ये काम दोस्तों टेपिंग का है। ट्रांसफार्मर को जलने से बचाना ये काम दोस्तों बेकोल्स रिले का है। तो ये दोस्तों वायु के अंदर वायु की नमी कम करना नहीं, ऑयल की नमी, ऑयल के अंदर जो आई हुई नमी है उसको कम करना जो है इसका मेन काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कोर की वाइंडिंग किस प्रकार का तार प्रयोग किया जाता है, तो इंसुलेटेड वायर का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर।
ठीक है, जिसके अंदर ऊपर वार्निश स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग परिणामित्र को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो वोल्टेज परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर ना तो दोस्तों ऊष्मा चेंज करता है, ना पावर चेंज करता है, ना दोस्तों फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी दोस्तों किस में मापा जाता है, एच जेड में, हर्ट्ज में, या दोस्तों सी एस में। शक्ति को किस में मापा जाता है दोस्तों, हमारा वाट में, पावर में। ऊष्मा से रिलेटेड भी क्वेश्चन, हीट को किस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में, जैसे कि हमने पढ़ा था। ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग किस किया जाता है, तो इंसुलेशन और शीतलन के लिए। इंसुलेशन और ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर तेल का प्रयोग जो है किया जाता है, ताकि वाइंडिंग के अंदर इंसुलेशन बना रहे और ट्रांसफार्मर ठंडा रहे। इसलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर जो है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मजबूत रखने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में ली जाती है, तो केवीए में ली जाती है। ठीक है, केवीए किलो वोल्ट एम्पेयर, के डब्ल्यू एच किलो वोट हावर, किलो वाट हावर, ये दोस्तों केवीए किलो वोल्ट, ये दोस्तों किलो वाट। ठीक है, ये मापने की यूनिट्स होती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग ली जाती है केवीए में, किलो वोल्ट एम्पेयर। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित में से होती है। तो कॉपर हानियां किस में होगी दोस्तों, जो कॉपर का तार यूज करेंगे, कॉपर का तार दोस्तों वाइंडिंग में यूज करेंगे, तो ट्रांसफार्मर की हानियां, जो कॉपर की हानियां होती है, ये वाइंडिंग में होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेज किस में होते हैं, तो वो दोस्तों कोर में होते हैं। किस में होते हैं, कोर में। ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस होते हैं, कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज। ठीक है, तो ये जब दोनों लॉस बराबर हो जाते हैं तो उसको आइडियल ट्रांसफार्मर हम कह सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर कॉपर हानियां होती है हमारी वाइंडिंग के अंदर, और आयरन लॉसेज जो होते हैं वो दोस्तों हमारे होते हैं कोर के अंदर। जैसे ये क्वेश्चन आ ही गया। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में आयरन हानियां निम्न में से किस पर होती है, तो कोर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों ये अनंत होता है। अनंत क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली या किसी भी टाइप से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, तो जुड़ी नहीं होती तो इनके बीच में मान लो गैप है, तो गैप है तो इसके अंदर जो है अनंत रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जिसको मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। कंजर्वेटर का हमने दोस्तों अभी कार्य पढ़ा था, तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव व संकुचन की देखभाल करना। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर का तेल फैलता है तो कंजर्वेटर ड्रम में आ जाता है, जब सिकुड़ता है तो इसमें से चला जाता है। तो इसको पूरा ऑयल लेवल जो है संकुचन और इसकी फैलाव की देखभाल करना ट्रांसफार्मर की कंजर्वेटर तेल का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना तेल का कार्य होता है। वोल्टेज नियंत्रित करना दोस्तों टैपिंग का कार्य होता है। ठीक है, आर्द्रता के प्रवेश को रोकना दोस्तों ब्रीदर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है। तो दोस्तों दो ही वाइंडिंग है ना, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्रियां कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, तो इसका आधा कर लेंगे तो 180 होगी। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के वाइंडिंग के बीच जो फेज अंतर होता है वो 180 डिग्री का होता है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या है, तो उसको सिलिका जल कहा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है, दो नाम से जाना जाता है। ये खनिज तेल दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर डाला जाता है। नमक और जल का ट्रांसफार्मर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। शुष्क सिलिका जल का रंग क्या होता है, तो इसका दोस्तों नीला रंग होता है। हल्का सा क्वेश्चन है। नमी सोखने के बाद, चलो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे इतने हो जाते हैं। अब हम दूसरी पीडीएफ की तरफ चलते हैं जहाँ से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और भी कवर करने हैं। तो इसमें दोस्तों कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेंगे, हमें कुछ याद भी रहेगा। ट्रांसफार्मर के बारे में आप क्या समझते हो। यह स्थिर रहने वाली मशीन है जो वोल्टेज को कम या अधिक करने के काम आती है। स्थिर है, एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, जो इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट हमारा नहीं होता है। जो एक स्थिर रहने वाली मशीन है जो वोल्टेज को कम या अधिक करने के काम आती है। ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है, तो ये दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन हम दोस्तों समझ चुके हैं। जब दो कॉइलों को पास पास रखा जाता है और एक को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो इनका आपस में फ्लक्स बनता है जो दूसरी कॉइल के साथ लिंक करता है, और दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक दोस्तों एमएमएफ होती है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। फुल फॉर्म की वीडियो दोस्तों आज शाम तक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और इनकी पीडीएफ जो है वो ग्रुप में भेज दी जाएगी। तो ये दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों हमारी पीडीएफ जितनी जल्दी हो सारी की सारी पीडीएफ लेके, ठीक है, इनको एक एक घंटे की पीडीएफ है, एक एक घंटा इनको दोगे तो सारी की सारी पीडीएफ आपकी कवर हो जाएगी और 99% चांसेज है कि इन पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब कल एक भाई का कमेंट आया था कि एसएससी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ अपनी बुक्स जो है सारी संभाल के रखते हैं और ऐसे ही एग्जाम देने चले जाएंगे। अगर पता ही नहीं है एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले तो इसका मतलब तो हम पढ़े ही ना।
ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर, और ट्रांसफार्मर टैंक को भी हम मुख्य भाग कह सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट होते हैं। उस वाइंडिंग का क्या नाम है जिसको ट्रांसफार्मर के सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है? तो ये हमारा होती है प्राइमरी वाइंडिंग। जिसको लोड के साथ जोड़ा जाता है वो होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे कि क्वेश्चन है, जिससे सप्लाई ली जाती है उस वाइंडिंग का क्या नाम है? उसका दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग है। लेमिनेटेड कोर का क्या फ़ायदा होता है? तो ये एडी करंट लॉस को कम करता है। ट्रांसफार्मर का लेमिनेटेड कोर करने का क्या फ़ायदा होता है? एडी करंट लॉस को कम करना। ये एडी करंट लॉस जो होता है दोस्तों, ये व्यर्थ की हीट होती है, व्यर्थ की गर्मी होती है, ठीक है, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पर नुकसान हो सकता है। तो इसको कम करने के लिए दोस्तों लेमिनेटेड कोर का उपयोग ट्रांसफार्मर के अंदर किया जाता है। एक कोर टाइप मैग्नेटिक में पाथ कितने होते हैं? एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक पाथ जो होता है वो केवल एक होता है। सेल टाइप के अंदर कितने पाथ होते हैं? वो दो होते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के अनुपात से आप क्या समझते हो? तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, प्राइमरी वोल्टेज निकाल सकते हैं अगर हमें सेकेंडरी वोल्टेज दी गई है और सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इनसे हम कई चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे E2 बटे में है E1, इसके इक्वल टू है N2 बटे में N1, और इसके जो करंट होता है ना दोस्तों वो उल्टा होता है, I2 I1 इसको बोलेंगे दोस्तों प्राइमरी वोल्टेज, सॉरी सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइमरी वोल्टेज, इसको बोलेंगे सेकेंडरी टर्न्स। एन का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है? टर्न्स है। ट्रांसफार्मर के अंदर एन को क्या कहा जाता है? इसको एन को कहा जाता है दोस्तों टर्न्स। कितने कॉइल के अंदर कितने टर्न लगाए गए हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक सम मैं करवा के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे आपको निकालना है। अगर मान लो ये तीन चीज़ें दी हुई ना, ये तीन चीज़ें दी हुई है, ये नहीं दी हुई, तो इनको आर पार गुणा करके आप आसानी के साथ जो चीज़ मिस है इसके अंदर वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो करंट का संबंध जो होता है ना दोस्तों वो उल्टा होता है, ठीक है। जैसे N2 N1 है तो करंट क्या होगा? उल्टा होगा, N1 N2 ऐसे होगा करंट का संबंध, ठीक है। करंट का संबंध इनसे उल्टा है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो टर्न जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ टर्न दोस्तों बढ़ रही है तो टर्न क्या हो रहा है? करंट जो है वो कम हो रहा है। तो उल्टा संबंध होता है इनका, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का एक रेशो है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सम दी जा सकती है कि प्राइमरी में अगर ट्रांसफार्मर के मान लो 50 टर्न है और आपके टर्न दे दिए हैं और वोल्टेज भी दे दिए, मान लो 100 वोल्ट है प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी के अंदर मान लो 150 वोल्ट है, तो आपको मान लो ये सेकेंडरी टर्न दिए हुए तो प्राइमरी टर्न ज्ञात करना है। तो प्राइमरी टर्न ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? देखिए N2 दिया हुआ है 50, E1 दिया हुआ है 100, E2 दिया हुआ है हमारा 150। अब इसको दोस्तों कैसे निकालेंगे? ठीक है, N2 की जगह N2 रख देंगे। N2 कितना है? 50, ठीक है। और E1 कितना है? E1 100 है, E1 है हमारा 100, तो E1 यहाँ रहेगा, E2 वाला, और इसके बटे में ये कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? N2 N1 निकालना है, तो N1 यहाँ पे लिख के अब इसको दोस्तों आर पार गुना करके आप सोल्व करोगे ना तो N1 निकल जाएगा आपका। N1 दोस्तों है हमारा प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी में टर्न की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पैदा होने वाले EMF का सूत्र बताओ। ये EMF का सूत्र मैंने पहले ही बता रखा है कि ट्रांसफार्मर EMF इक्वेशन और दोस्तों डीसी मोटर की EMF इक्वेशन और डीसी मोटर की EMF इक्वेशन और अल्टरनेटर की, इन 4 टॉपिक्स की EMF इक्वेशन आप जरूर याद कर लें, क्वेश्चन सेम का सेम पूछा जा सकता है। तो इसका होता है दोस्तों 4.44, इस फाई का मतलब होता है फ्लक्स, ठीक है। ये मैक्स का मतलब कुछ नहीं होता है, एफ का मतलब होता है दोस्तों हमारा फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। एन का मतलब होता है टर्न्स, कितने टर्न्स लगाए गए हैं। तो 4.44 मैक्स एफ एन, ये सिंपल सी लाइन है, इसको याद कर लें। यहाँ से क्वेश्चन पूरे पूरे पूछे जाने के चांसेस है EMF इक्वेशन से संबंधित। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है? तो इंसुलेशन बढ़ाने व वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हो? तो ऑयल वाष्प का अग्रेषण बिंदु, ट्रांसफार्मर ऑयल फ्लैश, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किट आती है, उससे ये फ्लैश पॉइंट ज्ञात किया जाता है, ठीक है। उसमें ट्रांसफार्मर एक टैंक के अंदर ऑयल डाला जाता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उसके अंदर जब तक वोल्टेज को बढ़ाया जाता है जब तक कि एक
आग या एक स्पार्किंग टाइप शुरू होना ना शुरू हो जाए, तो उसको फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ऑयल लेवल का फ्लैश पॉइंट इसको दोस्तों कहा जाता है। तो ऑयल वाष्प का इग्निशन बिंदु, ठीक है, ये ऑयल टेस्टिंग किट आती है, उससे हम ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल को चेक करते हैं और उसी से ही इग्निशन बिंदु ज्ञात किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हो? वह तापक्रम जिस पर तेल आग पकड़ना शुरू कर दे, जैसे आग पकड़ना या तेल बहुत ज़्यादा हीट होना या एक ब्लास्ट होना, ठीक है, तो ये इसको फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्यों फिट किया जाता है? ट्रांसफार्मर में शुष्क हवा देने के लिए, ठीक है, शुष्क हवा देने के लिए, या ट्रांसफार्मर शुष्क हवा ट्रांसफार्मर के अंदर देगा तो वो तेल की नमी को क्या कर लेगा? सोख लेगा। तो ये इसका मेनली पर्पज होता है। ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर कंजर्वेटर क्यों लगाया जाता है? जब तेल गर्म होकर फैलता है तो यह जगह देता है, ठीक है, इसीलिए तो यह आधा भरा होता है, ठीक है। जब तेल गर्म होकर फैलता है तो ये ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर ड्रम में आ जाता है और कंजर्वेटर ड्रम उस ऑयल को जगह देता है। ब्रीथर में क्या मटेरियल भरा जाता है? तो ब्रीथर में कैल्शियम क्लोराइड या दोस्तों सिलिका जल भरी जाती है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। इमरजेंसी रिलीज क्या होती है? ट्रांसफार्मर के ऊपर एक पाइप होती है जो ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट के समय फटने से बचाता है, ठीक है, जो हम जिसको एक्सप्लोजन वेंट पढ़ रहे थे ना, वो ऐसे ट्रांसफार्मर के अंदर घूम के लगी हुई थी, ठीक है, उसको इमरजेंसी रिलीज कहा जाता है। एक्सप्लोजन वेंट के नाम से भी दोस्तों उसको जाना जाता है, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर छोटा मोटा सर्किट होता है तो उसको जल्दी से उससे बनी हुई गैस को बाहर निकालने के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर ये पाइप लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नो लोड फ्लक्स और नो लोड फ्लक्स और लोड फ्लक्स में क्या संबंध है? दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये ऑन लोड है, ठीक है, लोड फ्लक्स यानी दोस्तों ऑन लोड और बिना लोड के फ्लक्स से क्या संबंध है? जो फ्लक्स बिना लोड पर होता है वही लोड पर होता है, ठीक है, लोड और बिना फ्लक्स का इससे कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट से क्या तात्पर्य है? यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लक्स पैदा करती है तो आयरन व कॉपर लॉस पूरे करती है। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट, बिना लोड वाला करंट क्या होता है, ठीक है, तो ये जब फ्लक्स पैदा करती है तो आयरन व कॉपर लॉस पूरे करती है, ठीक है, यानी कंप्लीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सेकेंडरी साइड पर लोड बढ़ाया जाता है तो प्राइमरी पर क्या असर पड़ता है? तो प्राइमरी में करंट बढ़ता है, ठीक है, जब सेकेंडरी में लोड बढ़ाओगे आप तो प्राइमरी में क्या पड़ेगा? प्राइमरी में करंट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आयरन लॉस मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये दो प्रकार के टेस्ट दोस्तों होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। एक होता है कॉपर लॉस जो शॉर्ट सर्किट से ज्ञात करते हैं, एक होता है दोस्तों आयरन, ठीक है, आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट है, ठीक है, और कॉपर लॉस जो ज्ञात किया जाता है वो दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज्ञात किया जाता है। ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट करके चलें, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओपन सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस क्यों छोड़ देते हैं? ठीक है, नो लोड करंट कम होने के कारण, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि नो लोड है, लोड जीरो है, तो उसमें कॉपर लॉस तो होंगे ही नहीं, ठीक है, इसलिए उसको कम होने के कारण छोड़ देते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम वोल्टेज होती है और आयरन लॉस वोल्टेज के समानुपाती होते हैं। सिंपल सी बात है, ये हम कर चुके हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज पर ही क्यों प्रयोग किए जाते हैं? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही वाइंडिंग होती है, इसीलिए लो वोल्टेज पर। उसमें दोस्तों एक ही वाइंडिंग होती है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, इसी के कारण दोस्तों उसके अंदर जो है लो वोल्टेज पर इनको यूज किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर दोस्तों सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है? कॉपर की बचत। इसमें दोस्तों दो वाइंडिंग नहीं लगेगी तो सिंपल सी बात है कॉपर की बचत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटी और पीटी से आप क्या समझते हो? सीटी दोस्तों अधिक करंट मापने के लिए यूज की जाती है, पीटी दोस्तों अधिक वोल्टेज मापने के लिए यूज की जाती है। तो ये सीटी का मतलब दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर होता है, पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। अधिक करंट मापने के जो काम आती है उसको पीटी कहा जाता है, अधिक वोल्टेज मापने के लिए काम आती है उसको पीटी कहा जाता है, अधिक करंट मापने के जो काम आती है उसको सीटी कहा जाता है। करंट व वोल्टेज की सीमा बताओ जिसके ऊपर सीटी पीटी प्रयोग करते हैं। तो 60 एम्पेयर और 750 वोल्ट से ऊपर सभी के क्वांटिटी के अंदर हम सीटी पीटी आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। सीटी से एम्पेयर मीटर अलग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सेकेंडरी वाइंडिंग जो है शॉर्ट होनी चाहिए। सीटी से एम्पेयर मीटर अब जब आप अलग कर रहे हो तो उसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसको शॉर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं है तो आपको झटका लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप है, थोड़े से एमसीक्यू है, जल्दी से कवर कर लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेज अंतर क्या होता है? तो ये हम कर चुके हैं, 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री 360 होती है, ठीक है। अल्टरनेटर के अंदर तीनों वाइंडिंग के जो डिग्रियाँ होती है वो किस लेवल पर रखी जाती है? तो वो 120 डिग्री पर रखी जाती है। ये कॉइल नहीं होती है ना अल्टरनेटर या 3 फेज मोटरों के अंदर, ये पर कॉइल जो होती है 120 डिग्री पर सेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए आउटपुट इनपुट नापने वाली विधि कठिन होती है, क्यों? ठीक है, तो इसमें कठिन कौन सी विधि होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता सामान्यतः अधिक होती है, इसलिए बहुत शुद्ध मापने की आवश्यकता, शुद्धता इसकी नहीं मापी जा सकती। ठीक है, आउटपुट और इनपुट नापने की विधि जो है कठिन होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की दक्षता सामान्यतः अधिक होती है और इसलिए बहुत शुद्ध नापने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के फुल लोड आयरन लॉसेज 900 वाट है और कॉपर लॉस 1600 वाट है, तो कितने प्रतिशत लोड पर ट्रांसफार्मर अधिकतम एफिशिएंसी देगा? तो 75% पर दोस्तों ट्रांसफार्मर लोड पर अधिकतम एफिशिएंसी देगा। कितने लोड पर? 75% लोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में चलाने के लिए कौन सी अवस्था जो आवश्यक है? तो ट्रांसफार्मर को समान फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर की दोनों की फ्रीक्वेंसी, जब ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर और दूसरे ट्रांसफार्मर दोनों को पैरेलल पर आपस में जोड़कर पैरेलल पर चलाया जा रहा है, तो इसको पैरेलल ऑपरेशन कहा जाता है। तो ये चलाने से पहले दोस्तों ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों की समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन दोस्तों सिलिका जेल होती है, सभी को पता है। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती है? तो दोस्तों लोड डालेंगे तो कॉपर लॉसेज जो होते हैं ना वो परिवर्तित होते हैं, आयरन लॉसेज हमेशा स्थिर रहते हैं। लोड का आयरन लॉसेज के साथ कोई लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन सी हानियां ट्रांसफार्मर की लोड के साथ परिवर्तित होती है, तो कॉपर लॉस के साथ जो है ये परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? तो वाइंडिंग के अंदर, क्योंकि दोस्तों वाइंडिंग के अंदर सप्लाई होती है और सप्लाई जाने के कारण आगे लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर की ये वाला पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रांसफार्मर के कोर फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो ट्रांसफार्मर का आकार कम किया जा सकता है। कोर फ्लक्स को बढ़ा दिया, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो बड़ा लेवल है ना उसको छोटा किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर का आकार जो है वो कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों में सदैव मैग्नेटिक सर्किट एक ही होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट तो दोस्तों एक ही रहेगा। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, सप्लाई एक वाइंडिंग को दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक सर्किट भी तो एक ही रहेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें हिस्टैरिसीस एडी करंट हानियों का योग प्राप्त होता है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं ना, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट दोस्तों आयरन लॉसेस ज्ञात करने के लिए करते हैं। हिस्टैरिसीस और एडी करंट दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आयरन लॉसेस इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से दोस्तों हम कॉपर लॉसेस ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की दशा होती है जब ये दोनों लॉस बराबर हों। कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज जब इक्वल हो जाते हैं दोनों के, तो अधिकतम एफिशिएंसी हमारा ट्रांसफार्मर देगा। ट्रांसफार्मर ब्रीदर का क्या कार्य होता है? जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब हवा से नमी को सोखना। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल के अंदर नमी है या दोस्तों बाहर से कोई नमी आई हुई है उसको भी सोखना, तो इसका ट्रांसफार्मर का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसफार्मर ईएमएफ मान किस पर निर्भर करता है? तो ये फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी, फिर दोस्तों टर्नों पर, फिर दोस्तों फ्लक्स पर। फ्लक्स को दोस्तों इससे नोट करते हैं, टर्नों को दोस्तों एन से नोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को दोस्तों एफ से, FN5। ठीक है, इन तीनों ही चीज़ों पर ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन जो है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या अधिक होती है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी PDF चाहिए तो जल्दी से जल्दी दोस्तों हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। 250 करके पे करके आप सारी की सारी PDF जितना जल्दी हो पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों उनसे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने के कोई चांसेस नहीं है। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।